हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग जैसा कि सीडीपी हम लोग स्टार्ट किए हैं और ये जो सीडीपी है ना, ये यूपी टेट के लिए है। यूपी में जो टेट होने वाली है अभी, सुपर टेट होने वाली है अभी, उसके दृष्टिकोण से ये जो क्लास है ना, ये प्रैक्टिस सेट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप बात करेंगे तो प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग का ये दूसरा है। और इसमें अगर हम बात करेंगे कि कौन से टॉपिक को कवर किया है, तो जो है ना सीडीपी का मिक्स क्वेश्चन है, यानी कि संपूर्ण सीडीपी से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। किस किस एग्जाम के लिए, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, स्टेट के लिए, या फिर कोई भी अन्य एग्जाम अगर आप देते हैं, टीचर का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपके पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी एग्जाम के लिए ना आपके लिए ये सेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ, आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। यानी कि जीन पियाजे के अनुसार जो है ना, ये पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे के लिए जो संपूर्ण विकास कराना है, उसके संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण से जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। क्या वो परिपक्वता है यानी मैच्योरिटी है, या अभ्यास है, या फिर वातावरण से अंतःक्रिया है, या अनुकरण है। तो आप पाएंगे जब भी जीन पियाजे की चर्चा होगी ना दोस्तों, तो अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जीन पियाजे ने वातावरण यानी कि प्रकृति, इन्होंने बताया था कि बच्चे को प्रकृति में खुला छोड़ दीजिए, वो उसके साथ अंतःक्रिया करके, समन्वय करके सीख लेगा, स्वतः सीख लेगा, खुद सीख लेगा। ठीक है, तो जब भी जीन पियाजे की चर्चा होगी ना, तो आपको एक शब्द ध्यान में रखना है, वह है वातावरण या फिर प्रकृति। ठीक है, वातावरण को ही हम लोग प्रकृति भी कहते हैं, नेचर भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी वर्ड रहेगा ना, आप सीधा समझिएगा कि जीन पियाजे वाले क्वेश्चन का आंसर ना वही होगा कि पर्यावरण यानी वातावरण यानी प्रकृति से अंतःक्रिया। इसके माध्यम से बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होती है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि वाइगोत्स्की के अनुसार निकट विकास क्षेत्र यानी कि जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है, का सही अर्थ क्या है। ठीक है, जेडपीडी का सही अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, जेडपीडी क्या होता है ना, कि जब कोई बच्चा कोई काम कर रहा है, मान लीजिए कि आपकी क्षमता है, आप कोई भी एग्जाम में 80 नंबर ले आते हैं। ठीक है, 100 नंबर का एग्जाम है, आप 80 नंबर ले आते हैं। अब मेरी सहायता से, यानी हम आपको थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, तो आपका जो है ना 85 नंबर आना शुरू हो जाता है। तो ये जो 5 नंबर का जो इंक्रीजमेंट हुआ ना, 5 नंबर की बढ़ोतरी हुई ना, यही जो है ना, ये किसके माध्यम से हुआ, तो यही जेडपीडी के माध्यम से हुआ। ठीक है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि हम आपको सहारा दिए ना, इसके माध्यम से 5 नंबर आपके एग्जाम में ज़्यादा आ रहे हैं। इसी तरह से कोई बच्चा कोई काम को नहीं कर पाता है, लेकिन जब उसके कोई वयस्क लोग या फिर उसके साथी या फिर टीचर या फिर कोई भी परिवार के लोग ही उसको जब थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, सहायता करते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा बेहतर कर लेता है। तो जो बेहतर हुआ ना, उसका परिणाम क्या है, वो जेडपीडी का परिणाम है। यानी कि इसमें क्या होता है, बालक जो कार्य अकेले से कर सकता है, आप कहेंगे नहीं, अकेले से कर लेगा वो तो उसकी क्षमता है, जेडपीडी का रोल वहाँ पे नहीं है। बालक जो कभी नहीं कर सकता, ये भी नहीं होगा, बालक करता है, लेकिन कैसे, तो बालक सहायता के माध्यम से करता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने ना सी वाले सही हो जाएंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, अभिकथन और कारक वाला। अभिकथन ए में कह रहा है कि बुद्धि परिवर्तनशील होती है। बात तो बिल्कुल सही है कि बुद्धि परिवर्तनशील होती है। और आर कह रहा है कि बुद्धि केवल आनुवंशिकता पर निर्भर होती है। क्या आप बताइए कि आप लोगों को मैं जब सीटेट का क्लास करवा रहा था, सीटेट का क्लास, तो उस समय में मैं ये जरूर बताया था कि बुद्धि जो है ना, आनुवंशिकता के साथ साथ वातावरण दोनों पर निर्भर करती है। कहने का मतलब कि जब भी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, क्या आनुवंशिकता 50% और वातावरण 50% का योगदान है, तो आप कहेंगे नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 50% का ही योगदान हो। ये 40 भी हो सकता है, ये 60 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, ये 90 भी हो सकता है, ये भी 20 हो सकता है, ये भी 80 हो सकता है। ठीक है, तो परसेंटेज निर्धारित नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ निर्धारित है, वो क्या है दोस्तों, तो वो है कि वातावरण और आनुवंशिकता दोनों मिलकर के बुद्धि को प्रभावित करती है, दोनों मिलकर के बालक के विकास को, वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ना, इसके लिए ए तो सही है अभिकथन, लेकिन आर जो है ना कारण कि केवल आनुवंशिकता, तो ये नहीं होगा, केवल नहीं होगा, इसमें वातावरण भी शामिल होंगे, यानी आर गलत है, ए सही है। ऑप्शन नंबर चुनिए वैसा वाला कौन है, तो आप पाएंगे ए सही है, आर सही है, तो ये नहीं होगा, ए सही है, आर गलत है, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएंगे। तो दोस्तों, सेशन अगर अच्छी लग रही है ना, समझ में आ रही है, तो सारे के सारे लोग ना एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, आप लोग हमारे टीचिंग मेथड से संतुष्ट हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है। कोहल वर्ग ने, देखिए जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का।
कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, और वाइगोत्स्की की बात होगी ना तो वो बच्चे के सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बताए थे। ठीक है, तो तीनों मनोवैज्ञानिक को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन है आपके सामने कि व्यवहार पे, दंड और पुरस्कार पे, नैतिक तर्क पे और भावनाएं पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में ही आप पाएंगे ना, क्वेश्चन में ही पाएंगे ना कि नैतिक विकास है। कैसा विकास है? नैतिक। तो ऑप्शन में कैसा होगा? नैतिक तर्क वाले आ जाएंगे। कौन से वाले आ जाएंगे? तर्क वाले आ जाएंगे। और कैसा तर्क? तो नैतिक तर्क आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही, क्योंकि क्वेश्चन को छोड़िए, कोहलबर्ग का सिद्धांत ही है नैतिक विकास का सिद्धांत। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है ना, सी इसका राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि समावेशी शिक्षा का सिद्धांत कौन सा नहीं है। देखिए क्वेश्चन में ना लास्ट में नहीं लगा होता है ना, इसको जरा गौर से देखिएगा। अक्सर ये क्वेश्चन गलती करवा जाते हैं क्योंकि हम लोग का ध्यान नहीं पे नहीं जाता है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत कौन सा नहीं है। देखिए समावेशी शिक्षा क्या होता है कि सभी बच्चे कहने का मतलब कि कोई भी बच्चे हो, जैसे कि कोई अमीर हो, ठीक है, कोई गरीब हो, ठीक है, कोई निम्न पृष्ठभूमि से आता हो यानी कि उसकी पारिवारिक स्थिति कमजोर हो, कोई उच्च पृष्ठभूमि से आता हो, कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, कोई शारीरिक रूप से दिव्यांग हो, विकलांग हो, किसी की भाषा अलग हो, किसी की भाषा अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब कि कितनी भी सारी विविधताएं क्यों ना हो सभी बच्चों में आपसी, लेकिन फिर भी क्या है कि सबको एक साथ शिक्षा देना होता है। ठीक है, एक ही कक्ष में, एक ही छत के नीचे एक ही साथ शिक्षा दी जाती है। हाँ, बशर्ते कि जिसकी विशेष आवश्यकता है ना, उसको थोड़ा सा विशेष गाइडलाइन मिलती है, हेल्प मिलती है, लेकिन उसी चार दीवारी के अंदर में, उसी छत के नीचे में, अलग से बैठा के नहीं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सभी बच्चों को साथ शिक्षा देना, सभी बच्चों को साथ शिक्षा देना, ये तो सत्य है। विविधता को स्वीकार करना, ये भी सत्य है। और विशेष बच्चों के लिए अलग विद्यालय करना, ये नहीं। और डी कह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम आप समावेशी में चल सकता है अगर सभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो अगर इसमें दिव्यांग है तो वो दूसरे को सहायता नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ के चलेंगे। तो 5वां क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर तो वैसे जाएगा, राइट आंसर क्या जाएगा कि वो है आपके सामने सी, कि सभी विशेष बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान कराना। क्योंकि देखिए अलग विद्यालय का प्रावधान आप कब कराएंगे? जब आप उसको समावेशी शिक्षा नहीं, एकीकृत शिक्षा दे रहे हैं, अलग से दे रहे हैं। और यहाँ पे बात क्या हो रही है? समावेशी शिक्षा, इसमें कैसे भी बच्चे होंगे ना, एक ही विद्यालय में देना है। तो सभी को बच्चे को साथ शिक्षा नहीं है तो सत्य है, विविधता को स्वीकार भी करती है। और सहयोगात्मक अधिगम, ये मैंने अभी जस्ट बोल दिया कि ये नहीं होगा। मैं एक ही पक्ष को देखा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि डी को छोड़ के चलिए, नहीं, छोड़ के नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सिर्फ क्या बोला था कि दिव्यांग बच्चों दूसरे स्वस्थ बच्चे के लिए सहायता नहीं प्रदान कर सकते हैं, लेकिन स्वस्थ बच्चे तो दिव्यांगों पर सहायता प्रदान कर सकते हैं ना। तो दोनों में तो एक कोई भी सहयोग करे, मान लीजिए कि हम आपका सहयोग कर रहे हैं, फिर भी सहयोग ही होगा, या फिर हम कमजोर है, आप मुझे सहयोग कर रहे हैं, फिर भी वो भी तो सहयोग ही होगा। तो कहने का मतलब कि सहयोगात्मक अधिगम की बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन जो गलत है ना वो है विशेष विद्यालय वाले विशेष बच्चों के लिए, ये गलत है। और चूंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है, गलत वाला ही पूछा जा रहा है ना, तो ऑप्शन आपके सामने सी इसका सही हो जाएंगे। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम क्या बताता है। थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के संबंधित एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उनका जो नियम था वो था थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से ही जाना जाता है, प्रभाव का नियम, प्रभावता का नियम। ठीक है, वो क्या बताता है? वो क्या ये बताता है कि अभ्यास से अधिगम होता है, या फिर ये बताता है कि परिणाम से अधिक मजबूत होता है, यानी कि परिणाम अगर अच्छा आ जाए तो उसका जो मतलब सिद्धांत है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। या फिर अनुकरण से अधिगम होता है, या फिर निरीक्षण से अधिगम होता है। तो इन चारों में जो थॉर्नडाइक के अनुसार है ना, वो ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है ना वो बी हो जाएंगे कि परिणाम को देख करके बच्चे के अंदर जिज्ञासा बढ़ती है, परिणाम को देख करके ना बच्चे के अंदर मनोबल बढ़ती है, और परिणाम को देख करके ही ना बच्चे के अंदर सीखने की लालसा बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है। ठीक है, कि परिणाम देख लेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चे पहला दिन किसी का हेल्प किया घर में, ठीक है, कोई बड़े लोग को, मान लीजिए कि उसको 1 गिलास पानी ला के दिया, तो क्या होगा, उसको घर की जिसको दिया वो लोग उसको क्या किए, 5 रुपये दे दिए, तो तुरंत क्विकली देख लिया कि अरे परिणाम अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो कल से बिना पूछे वो 1 गिलास के बदले 2 गिलास पानी दे देगा, क्योंकि उसको परिणाम दिख गया कि हम ऐसे करेंगे ना तो हमको यहाँ से इनकम मिलने वाली है। ठीक है, उसको रुचि जग गया उस चीज़ में। ठीक है, एक उसको पुनर्बलन का काम कर रहा है, उद्दीपन का काम कर रहा है, कौन? तो ये पैसा। ठीक है, इस तरह से थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है ना कि वो देखता है
है कि काम करने से प्रभाव तुरंत पड़ रहा है, तो वो वाला काम वो ज़्यादा करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, राइट। 7वां क्वेश्चन है कि स्किनर के अनुसार अधिगम किस प्रक्रिया से होता है। स्किनर महोदय ने भी अपना एक सिद्धांत दिया था अधिगम यानी सीखने से संबंधी। किससे संबंधी? तो सीखने से संबंधी। तो उनके अनुसार जो है ना किस प्रक्रिया के द्वारा अधिगम होता है वो देख लीजिए। क्या अंतर्दृष्टि है, या शास्त्रीय अनुबंधन है, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, या संज्ञानात्मक विकास है। तो स्किनर महोदय की बात जहाँ पर भी होगी ना, आप एक ही चीज़ याद रखिएगा, वो है क्रिया प्रसूत। ठीक है, क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत। इन्होंने यही सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, क्रिया प्रसूत का। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो जाएंगे। 8वां क्वेश्चन है कि रचनावादी दृष्टिकोण में अधिगम का आधारित क्या होता है, यानी अधिगम का आधार क्या होता है। ठीक है, देखिए रचनावादी का मतलब क्या हुआ ना कि रचना करना। रचनावादी का मतलब क्या हुआ? रचना करना। और रचना किसकी करेगा, या फिर रचना कौन करेगा? जो उच्च लेवल का सोचेगा, ठीक है, जिसकी बुद्धि की क्षमता थोड़ा सा अलग हो, वही तो रचना करेंगे ना। जैसे मान लीजिए कोई कविता ही लिख रहा है, तो हम लोग के सामान्य बुद्धि से उसकी सोच अलग है, तभी तो वो लिख रहा है ना कविता को। मतलब कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि। मतलब क्या है कि जहाँ सूर्य की प्रकाश भी नहीं पहुँच जाती है, वहाँ तक की उनकी सोच होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी के अंदर नहीं पहुँच सकती है, लेकिन एक कवि जो होते हैं ना, पृथ्वी के पाताल लोक तक की बातें वहाँ निकाल लेते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उनका मन वहाँ तक पहुँच जाता है, उनका चिंतन वहाँ तक पहुँच जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि रचनावादी दृष्टिकोण में अधिगम का आधारित क्या होता है। तो जो लोग रचना करेंगे, यानी कि अपने अनुभव के अनुसार अपने आप को सक्रिय रख करके अपने अमूर्त चिंतन के माध्यम से इन सारी तरह की जो बातें हैं ना, वो चीज़ें आ जाएंगी। या फिर विश्लेषणात्मक चिंतन, इस तरह की जो टर्म हो जाएगी ना, ये रचनात्मक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। तो चलिए खोजने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक की व्याख्या नहीं, पाठ्यपुस्तक नहीं, रटने की प्रक्रिया नहीं, वो हो जाएगा आपके सामने सी ऑप्शन कि बालक का अनुभव। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएंगे। 9वां क्वेश्चन है कि अधिगम में प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है। प्रेरणा यानी कि हमको जब तक प्रेरणा नहीं मिलेंगी ना, जब तक हम प्रेरित नहीं होंगे कोई भी चीज़ से, तब तक हमारा अधिगम जो है ना उतना सुचारू ढंग से नहीं चल पाएगा। ठीक है, जैसे हम प्रेरित हो जाएंगे तो मन नहीं भी रहता है ना, तो उस प्रेरणा की वजह से हम अधिगम यानी सीखना चाहते हैं। ठीक है, अधिगम में प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है कि विषय का चयन करने में आप कहेंगे नहीं, व्यवहार को नियंत्रित करने में नहीं, ये जो है ना सीखने के लिए प्रेरित करता है। क्या? तो प्रेरणा। क्या? प्रेरणा। ये क्या करता है? सीखने के लिए हमें, अधिगम करने के लिए हमें क्या करता है? प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने इसका सही वाला ना सी हो जाएंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि ADHD, ठीक है, ADHD का जो यहाँ पर है ना, इसका हिंदी समझिए, अधिगम विकार, अधिगम विकार या फिर अधिगम अक्षमता भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए कि अधिगम विकार से ग्रसित बालक में सामान्यतः क्या पाया जाता है। अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक में सामान्यतः क्या पाया जाता है। क्या वो धीमी सीखने की गति होती है क्या उसमें, या फिर अधिक चंचलता होती है, या कम बुद्धि होता है, या भावनात्मक शून्यता होता है। देखिए उसके अंदर भाव भी होंगे, बुद्धि कम ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और अधिक चंचल ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल भी बच्चे हो सकते हैं। लेकिन उनकी जो सीखने की प्रक्रिया होती है ना, गति होती है, वो थोड़ा सा धीमी होती है, क्योंकि वो क्या है कि थोड़ा सा अधिगम और क्षमता से ग्रसित है। कह सकते हैं कि उनके अंदर थोड़ा सा डीमेरिट है, डिसेबिलिटी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने ना इस क्वेश्चन के लिए ना ए हो जाएंगे। ठीक है, बी इसका राइट आंसर नहीं होंगे, ये इसका ए हो जाएंगे। क्या कि धीमी सीखने की गति होगी, वो सीखेंगे लेकिन थोड़ा सा धीमी गति से सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने 10 नंबर का क्वेश्चन का ए हो जाएंगे। 11वां क्वेश्चन है कि सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन क्या कर मतलब अभिकथन ये कह रहा है कि सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि ये बात तो सत्य है कि सीखना यानी कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये तो सही कह रहा है। आर में देखते हैं क्या कह रहा है, रीजन में, कारण में, कि सीखना केवल विद्यालय में होता है, जो कि केवल लग गया ना, ये गलत है, क्योंकि केवल विद्यालय में बच्चे नहीं सीखते हैं। सीखना तो हर जगह पे, हर क्षेत्र में, हर समय, हर पल, हर स्थान पे होता है। ठीक है, हर प्रक्रिया में लोग सीखते हैं। तो केवल विद्यालय में जाकर के सीखना ये कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, औपचारिक शिक्षण की बात होती है कि केवल विद्यालय में जाके बच्चे औपचारिक रूप से सीखते हैं, और अनौपचारिक रूप से तो कहीं भी सीख लेते हैं, लेकिन वहाँ पर औपचारिक और औपचारिक की बात है ही नहीं। तो सीधा है सीखने की बात, तो सीखने की बात केवल विद्यालय में कभी नहीं होगा। इसीलिए ये तो सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी वाला जो है ना, ये इसका सही हो जाएंगे। दोस्तों, आप सीटेट बाय रोशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी आप CDP का महत्वपूर्ण कंटेंट का एक सीरीज देख रहे हैं, क्वेश्चन का, MCQ का, जो आपके यूपी टेट, स्पेशली सीटेट, या फिर स्टेट, या फिर किसी भी अन्य एग्जाम की
प्रिपरेशन कर रहे हैं टेट की, जैसे कि हरियाणा टेट हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश टेट है, झारखंड टेट है, बिहार टेट है, ठीक है, इत्यादि सभी टेटों में ना जहाँ पे भी CDP का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे इन सब क्वेश्चन का जलवा रहेगा, ठीक है। इसीलिए इन सारे क्वेश्चनों को मिस ना करेंगे और हमारे साथ प्रतिदिन आकर के ना इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग नए हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं ना वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। देखिए बुद्धि के संदर्भ में ना अलग अलग मनोवैज्ञानिक का अलग अलग विचार था और अपने विचार के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना अपना एक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। इसी क्रम में उन्होंने एक सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं जिनका नाम आपको ढूंढ के बताना है, और उनका सिद्धांत का नाम यहाँ पे दिया हुआ है बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो ऑप्शन है बी ने, ये गलत हो जाएंगे, स्पीयरमैन भी नहीं दिए थे और थ्रस्ट्रॉन भी नहीं दिए थे, ये दिए थे गार्डनर, ठीक है। कौन दिए थे? ऑप्शन नंबर बी, गार्डनर ने ही बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर किसने अधिक बल दिया था। देखिए संज्ञानात्मक विकास की बात जब भी होगी तो किन की बात आ जाएगी? जीन पे आ जाएगी, और भाषा की बात हो जाएगी जब भी तो भाषा की बात जैसे ही आएगी ना तो आ जाएगी आपके वाइगोत्स्की की बात। देखिए सिर्फ संज्ञानात्मक विकास में की बात होगी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किन से जुड़ा हुआ है, तो उनपे दो मनोवैज्ञानिक आते हैं, एक जीन पियाजे भी आते हैं और एक वाइगोत्स्की भी आते हैं। तो जीन पियाजे का मतलब कहना ये था कि बच्चे जो है ना प्रकृति में सीख लेते हैं, प्रकृति में, वातावरण में, पर्यावरण में खुला छोड़ दीजिए सीख लेंगे। और वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चा जो है ना सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। और इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया में के माध्यम में होने के लिए ना उन्होंने एक भाषा को बहुत महत्वपूर्ण माध्यम माना, क्योंकि अगर भाषा नहीं होगी तो बच्चे समाज के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे, उसके साथ समन्वय नहीं कर पाएंगे, अंतःक्रिया नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर चीज़ें दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे के लिए संज्ञानात्मक विकास के लिए ना भाषा की भूमिका अधिक है। लेकिन जीन पियाजे ऐसा नहीं माने, उन्होंने सिर्फ कहा कि संज्ञानात्मक विकास जो है ना प्रकृति में बच्चों को सीधा आप खुला भी छोड़ दीजिएगा ना तो भी बच्चा को जो सीखना है वो सीख लेगा, जो बनना है वो बन जाएगा, ठीक है। तो भाषा की बात जब भी होगी तो आपको वाइगोत्स्की पे फोकस करना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 14वां क्वेश्चन है कि केंद्रिता किस अवस्था में की विशेषता है। देखिए आत्म केंद्रिता का मतलब क्या होता है? आत्म का मतलब क्या होता है कि खुद, और केंद्रिता का मतलब क्या है कि केंद्रित, ठीक है, यानी कि खुद पे केंद्रित की भावना। अब खुद पे केंद्रित की भावना क्या होती है दोस्त? खुद पे केंद्रित होने की भावना ये है कि केवल अपने बारे में हम सोचेंगे, आपके बारे में नहीं सोचेंगे। कोई हमको खिलौना दे दिया तो ये मेरा खिलौना है, आपको उसको नहीं दूंगा, भले ही आपने ही खरीद के मुझे दिया, उससे मतलब नहीं है। मेरा है मतलब मेरा है, आप दे दिए ना हमको तो ये मेरा हो गया। तो ये चीज़ होती है आत्म केंद्रित। कोई खाने की चीज़ है ना, भले हम बर्बाद कर दें लेकिन खाएंगे तो हम ही, देंगे नहीं। और जैसे ही छीनने का प्रयास करिएगा बच्चों से तो रोना शुरू कर देता है। तो वो अवस्था कौन सी है वही तो पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले उस अवस्था की एज देखिए आप, तो उस अवस्था की एज देखिए संवेदी प्रेरक का जो एज है ना 0 से 2 वर्ष। देखिए आप मान लीजिए कि 0 से 2 वर्ष में 2 वर्ष के बच्चे में थोड़ा सा होशो हवास रहती है, लेकिन मान लीजिए 0 से बढ़ रहे हैं, मान लीजिए 6 मंथ का है, तो ये भी तो इसी अवस्था में आएंगे। तो ये इस तरह का कोई रिएक्ट ही नहीं करेंगे। एक थप्पड़ खींच भी दीजिएगा, दर्द लगेगा, रो लेगा, बस बात खत्म है। उसके सामने मिठाई रख दीजिए, खिलौना रख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको उससे मतलब ही नहीं है। ये संवेदन है, संवेदन की अवस्था में है, संवेदी गामक अवस्था इसको बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा सियाना हो जाएगा, जैसे ही 2 से 7 वर्ष के बीच में आ जाएगा, इस अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इस अवस्था का नाम क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस स्टेज के बच्चे को आप 1 रुपया का सिक्का दे दीजिए, फिर छीनने का प्रयास करिए, देखिए कितना रो रो के पूरा तबाह कर देगा। एक खिलौना उसको खरीद दीजिए, फिर दोबारा उसको लेने का प्रयास करिए, देखिए तहलका मचा देगा, ठीक है। इसी तरह से कोई उसका सामान है, पर्सनली उसका कपड़ा ही है, उसका टोपी है, उसका स्लीपर ही है, या फिर कुछ भी चीज़ पहन रखा है, थोड़ा सा खींच दीजिए, रोना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्म केंद्रिता की भावना है कि जो है सो सिर्फ मेरा ही है, आपका नहीं है उसमें कुछ, भले ही देने वाला आप ही हो, ठीक है। तो ये जो स्टेज है ना वो पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में आता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएंगे। थोड़ा सा इतना आगे आए हैं तो ये भी जान लीजिए, मूर्त संक्रियात्मक का एज हो जाएगा 7 से 11 वर्ष जीन पियाजे के अनुसार, और जो है औपचारिक संक्रियात्मक ये 11 प्लस में आते हैं, ठीक है। और इसका संवेदी गामक का 0 से 2 और पूर्व संक्रियात्मक जो है ना 2 से 7 वर्ष आ जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। समावेशी कक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? समावेशी शिक्षा में शिक्षा कक्षा है तो समावेशी है, इसमें शिक्षक की भूमिका के बारे में पूछ रहा है। अनुशासन देखिए कभी भी रहेगा ना तो अनुशासन बनाना कोई बड़ी तीर मारने वाली काम नहीं होती है, इसलिए इसको छाट के चलिए। केवल पढ़ाना भी नहीं होगा, परीक्षा लेना भी नहीं होगा, सहयोग और सहायता देना, यही समावेशी शिक्षा की पहचान होती है। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने ना सी वाले इसका सही हो जाएंगे, ठीक है।
16वां क्वेश्चन है कि अधिगम का स्थानांतरण कब होता है, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण कब होता है। एक ही पाठ में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं केवल याद करने से होगा, आप कहेंगे नहीं केवल परीक्षा ले लेने से अधिगम का स्थानांतरण हो जाएगा, नहीं, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जब पहुंचेगा ना तभी अधिगम का स्थानांतरण होता है। तो स्थानांतरण का मतलब ही क्या होता है ना, स्थानांतरण का कि स्थान में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, स्थान में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बिहार में हैं, ठीक है, हम बिहार में हैं और बिहार में समस्तीपुर से हैं, ठीक है, कोई यहाँ से उठ करके हम चले जाएंगे दूसरे में, जैसे कि चले जाएंगे पटना में, ठीक है, पटना में चले जाएंगे, मुजफ्फरपुर में चले जाएंगे, सीतामढ़ी में चले जाएंगे, मधुबनी में चले जाएंगे, तो क्या हो रहा है कि हमारा स्थान चेंज हो गया, इसको बोलेंगे स्थानांतरण। अगर हम समस्तीपुर में हैं, समस्तीपुर में रह जाएंगे तो स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अधिगम का स्थानांतरण कब होता है, तो जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुँचाया जाता है तब जाके अधिगम का स्थानांतरण होता है। यानी कि जैसे किताबी ज्ञान के माध्यम से हम अपने व्यवहार में उस चीज़ को ढाल लेते हैं, अपने जीवन में उस चीज़ का उपयोग करने लग जाते हैं, तो माना जाता है कि अधिगम जो है ना स्थानांतरित हो रही है, अधिगम का सदुपयोग हो रहा है, राइट। चलिए 17वां क्वेश्चन आपके सामने। 17वां क्वेश्चन है कि निम्न में से अधिगम में बाधा कौन सी नहीं है, यानी कि जो अधिगम में बाधा नहीं देती है ना उसको चयन करना है, यानी जो सत्य बात है ना उसको चयन करना है। प्रेरणा की कमी अधिगम में बाधा देगी, भय भी अधिगम में बाधा देगी, सकारात्मक प्रेरणा जो है ना ये अधिगम में बाधा नहीं देगी, अनुचित वातावरण भी अधिगम में बाधा देगी, और उचित वातावरण अधिगम में बाधा नहीं देती थी। तो जो अधिगम में बाधा नहीं देगी ना उसको आपको चयन करना है, तो वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर जो है ना सी वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है कि बंडोरा का सिद्धांत किस पर आधारित था। देखिए बंडोरा महोदय ने भी वो बेबी डॉल वाला सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जब बीएड कर रहे होंगे, डीएलएड कर रहे होंगे, तो बंटूरा का सिद्धांत नहीं था वो बेबी डॉल वाले, गुड़िया पे प्रहार करने वाले, वो सिद्धांत किस पे आधारित है। क्या वो परीक्षण त्रुटि पे है, परीक्षण द्वारा सीखना है, या फिर शास्त्रीय अनुबंधन पे है, या फिर अंतर्दृष्टि पे है। तो पाएंगे कि बंटूरा का वो बेबी डॉल वाला जो सिद्धांत था ना वो परीक्षण द्वारा सीखना था, परीक्षण द्वारा सीखना था, यानी उसमें एक क्रिया करता था, फिर अवलोकन करता था, फिर करता था, फिर अवलोकन करता था, यानी एक बार क्रिया करता था, फिर उसके माध्यम से जो परिवर्तन होती थी उसका क्या करता था, परीक्षण करता था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि परीक्षण के द्वारा चीज़ों को क्या करता था, सीखता था। ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है ना वो राइट हो जाएंगे बी वाले, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है आपके सामने कि भावनात्मक विकास का सीधा संबंध किससे है। भावनात्मक विकास का सीधा संबंध किससे है, केवल बुद्धि से। देखिए केवल जब भी लग जाएगा ना तो आप लोग उसको काट दीजिएगा, वो उसका आंसर नहीं होंगे। ये केवल वाला ऑप्शन मैं इसलिए लाता हूँ आपके सेट में, प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि आपके एक हैबिट बन जाए कि एग्जाम हॉल में जब भी आप केवल दिखेंगे ना उसको काट के आगे बढ़ जाइएगा, उसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, वो नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो वो नहीं होगा, ठीक है। देखिए दूसरा है कि सामाजिक संबंधों से, भावनात्मक सिद्धांत सामाजिक संबंधों से लेकर के चलते हैं स्मृति से, यानी कि स्मृति करने का मतलब क्या होता है ना कि पीछे की बातों की जो याद होती है, याद से जुड़ा हुआ है, यानी हमारे माइंड की एक संकल्पना होती है उसको स्मृति बोलते हैं, ठीक है। और एक है कि शारीरिक विकास से। तो भावनात्मक का सीधा संबंध किससे होता है ना, तो भावनात्मक का जो सीधा संबंध होता है ना वो हमारे सामाजिक संबंध से होता है। समाज में हमारे भावना जुड़ी होती है, समाज के हर एक पहलू में, हर एक लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के तरफ हमारा जो है ना भावनाएं जुड़ी रहती है, ठीक है, हमारा भावनाएं जुड़ी रहती है। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएंगे। 20वां क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक कह रहा है कि परीक्षा प्रणाली को हटा देना, आप कहेंगे नहीं, बदला बालक का समग्र विकास करना, ये तो सत्य है। आगे चलते हैं देखते हैं। केवल ग्रेड देना नहीं, और प्रतियोगिता बढ़ाना, ये भी नहीं उद्देश्य है। यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE का प्रमुख जो उद्देश्य है ना वो ये है कि बालक का समग्र विकास कराना। सतत का मतलब क्या होता है कि लगातार परीक्षा लिया जाएगा, इसमें लगातार आकलन लिया जाएगा। और क्यों लिया जाएगा, क्योंकि बालक में क्या कमी रह गई, कितना सीखा, कितना बाकी है, इसकी जानकारी हमें मूल्यांकन के माध्यम से ही ली जाती है, इसलिए लगातार लिया जाएगा। और व्यापक का मतलब है कि कोई भी क्षेत्र छूटे ना, सभी क्षेत्रों से विस्तार रूप से। व्यापक का मतलब क्या होता है, विस्तार। और विस्तार का मतलब क्या होगा कि सभी क्षेत्रों से, यानी कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक, खेल, सफाई, चित्रकला, हस्तकला, संगीत, जो भी चीज़ें हैं ना, जितने सारे पक्ष हैं ना, सारे पक्षों का मूल्यांकन और लगातार रूप से हुआ, इसी को बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ना वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी कि बालक का समग्र विकास कराना। तो दोस्तों ये हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरी थी यूपी टेट सी टेट की CDP के लिए, अन्य एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी आपके स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का टेट एग्जाम होती है जिसमें CDP से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सारे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो हमारे साथ
जरूर जुड़िएगा। इस क्वेश्चन में ना मतलब इस सेट में ना आपके सामने 20 क्वेश्चन थे और इस 20 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए ना आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो लोग अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं ना, एक बार सारे के सारे लोग जो ना सारे के सारे लोग सीटेट बाय रोशन चैनल जो आप देख रहे हैं ना इसको सब्सक्राइब कर लेंगे जो अभी तक नहीं किए हैं, और बेल वाला आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब भी अपलोड करूँ ना तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कोई सीटेट वाले हैं, कोई यूपी टेट वाले हैं, कोई बिहार टेट वाले हैं, कोई स्टेट वाले हैं, कोई झारखंड वाले हैं, तो सारे के सारे लोग अपने अपने ग्रुप में जुड़ जाइएगा। इसीलिए इस नंबर पे आपको सिंपली मैसेज कर देनी है, कॉल नहीं करिएगा कोई भी लोग कि ग्रुप में ऐड होना है, आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में मैं आपके सामने उपस्थित था प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। कल के सेशन में उपस्थित रहूँगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ, इसीलिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। इस सेट में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में, तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल सीटेट बाय रोशन को। धन्यवाद।